Welcome to Study IQ IS, myself Utkarsh Singh, and let's discuss and move ahead with demystifying lecture number 21. नंबरिंग को एक बार देख लीजिएगा, मुझे कई बार नंबरिंग में ऊपर नीचे हो जाता है ना, सो उसको आप ध्यान में थोड़ा सा रखा कीजिए. एट्रीब्यूट्स ऑफ कल्चर की यहाँ पर हम आज बात कर लेते हैं. एट्रीब्यूट्स कल्चर के क्या क्या हैं. ये एक टॉपिक कल्चर और सोसाइटी वाला हमारा बचा हुआ था. अपार्ट फ्रॉम दिस मोस्टली हमने कल्चर और सोसाइटी के सारे टॉपिक्स और जो स्टार्टिंग के यूनिट है उनके भी सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया. तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, 9-10 मिनट हमारे पास है. देखिए, एट्रीब्यूट्स कल्चर के बहुत सारे हो सकते हैं, है ना. जो कैरेक्टरिस्टिक है, एग्जामिनर आपसे अलग अलग बार क्वेश्चन जो पूछता है, कभी एट्रीब्यूट्स पूछ सकता है, कभी कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछेगा कि व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स. At times it can also ask you features, what are the features of cultures. But mostly the appropriate term that is often seen in the textbook is the attribute. So when we talk about these attributes, there are numerous attributes and they cannot be summed up within a lecture of 10-12 minutes. It will take at least half an hour or maybe more अगर हम उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं. एक एक टॉपिक के ऊपर 10 मिनट लगते हैं और कम से कम कल्चर के मिनिमम 15 to 16 मेजर एट्रीब्यूट्स हैं. बट वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी कोर वंस, जो कि सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं किए जा सकते, उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे. ठीक है, सबसे पहले आप देखते हो कि कल्चर का जो एट्रीब्यूट है या कैरेक्टरिस्टिक है कि कल्चर इज लर्न. ऑलराइट, वी डू नॉट जेनेटिकली अक्वायर द कैरेक्टरिस्टिक. दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑल्सो एड्रेस्ड इन ब्रीफ इन द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द लास्ट लेक्चर 20 में हमने इसको डिस्कस किया था एनकल्चरेशन में. सो कल्चर हमेशा लर्न किया जाता है. इट इज़ अ सोशल हेरिटेज रेदर देन अ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस. सो जस्ट लाइक यू इनहेरिट द जीन्स एंड लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम योर पेरेंट्स, आपके ब्लड ग्रुप से लेकर के आपकी हाइट, आपके कलर कॉम्प्लेक्शन, इन सारी चीज़ों के अंदर में जो जीन्स हैं, जो जेनेटिक फैक्टर है, उसका रोल होता है, अपार्ट फ्रॉम अदर फैक्टर्स एज वेल एट टाइम्स, है ना. तो बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस नहीं है. कल्चर को आप अपने माता पिता या किसी भी से भी एंसेस्ट्री से इनहेरिट नहीं कर रहे हो. आपका कल्चर लगभग सेम होता है जिस तरीके से आपका पेरेंट का कल्चर होता है, बट यू डू नॉट इनहेरिटेड. तो कल्चर इज नॉट लर्न इट, सॉरी, कल्चर इज लर्न, इट इज नॉट इनहेरिटेड. एनकल्चरेशन की प्रोसेस, सोशलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू इंडिविजुअल्स कल्चर को, खुद के कल्चर को समझते हैं, एक्वायर करते हैं और सामने वाले के कल्चर को भी एक्वायर करते हैं. दैट इज द रीजन वाई यू विल फाइंड इन द डेफिनेशन ऑफ E.B. टाइलर दैट इट इज कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल विच इज acquired by men as a member of society, है ना. एक्विजिशन की वहाँ पर बात हो रही. दूसरा हम कहते हैं कि कल्चर जो है आपका, ये सुपर ऑर्गेनिक इन नेचर. इसके नेचर की जब आप बात करोगे तो सुपर ऑर्गेनिक हम कहते हैं. ये व्यू जो है बहुत सारे स्कॉलर्स, फ्रांस बोआ से लेकर के कई सारे स्कॉलर्स इसके ऊपर बात कर चुके हैं. बट जो एक बड़ी डिबेट है वो आपकी एडवर्ड सापेर और एल क्रोबर के बीच में रहती है. एल क्रोबर साहब इस एस्पेक्ट को कहते हैं. देखिए, कल्चर इज ऑर्गेनिक एज वेल एज सुपर ऑर्गेनिक. सो ऑर्गेनिक तो वी डू अंडरस्टैंड, है ना, बिकॉज इट इज लिविंग, एक लिविंग एस्पेक्ट के ऊपर हाईलाइट करता है. कल्चर को बनाता कौन है और उसको चलाता कौन है, उसके ट्रांसमिशन में और किसकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है. हर जगह पर ह्यूमंस कनेक्टेड है, ह्यूमंस जुड़े हुए. तो एक ऑर्गेनिक नेचर होता है कल्चर का. ठीक है, लेकिन कल्चर इज ऑल्सो सुपर ऑर्गेनिक, बियॉन्ड इंडिविजुअल. यानी कि एक इंसान ने एक कल्चर को वहां पर बनाया, किसी चीज की डिस्कवरी की, किसी चीज का इन्वेंशन किया. आफ्टर दैट कल्चर हैज बीन डेवलप्ड, इट अक्वायर्स अ सुपर ऑर्गेनिक नेचर. दैट इज, इट डज नॉट नीड एजेंसी ऑफ द डिस्कवरर, है ना, फॉर द परपिचुएशन और फॉर द कंटिन्यूएशन. इट आउटलिव्स एंड आउटवेज द डिस्कवरर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. तो जिसने भी बनाया, फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो रामचरितमानस या फिर कोई भी आप मॉडर्न एग्जाम्पल लो, हैरी पॉटर की किताब आपने देखी, हैरी पॉटर जेके रोलिंग जी ने लिखी. अब जेके रोलिंग जी रहे आज ना रहे, गॉड फॉरबिड, लंबी उम्र रहे, लेकिन इवन उनकी एब्सेंस में ये जो एक पार्ट है कल्चर का, जो लिटरेचर का पार्ट है, लिटरेरी पार्ट है कल्चर का, वो स्टोरीज, वो मूवीज, वो सारे के सारे एनेक्डोट्स वो आगे जाएंगे. ठीक है, तो एक बार कल्चर बन जाता है तो एक सुपर ऑर्गेनिक नेचर को ले लेता है. बियॉन्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन और द ह्यूमन एजेंसी, इट कैन थ्राइव, इट कैन सर्वाइव. ऑलराइट, इसको बनाने वाले आते जाते रहते हैं, लेकिन वो चलता रहता है. इस पर भी कई डिबेट्स हैं. कुछ लोग कहते हैं कि देखिए, भले बनाने वाला चला गया, लेकिन फिर भी कोई ऑर्गेनिक यानी कोई लिविंग बीइंग उसके परपिचुएशन और कंटिन्यूएशन के साथ जुड़ा रहेगा. ऐसा तो नहीं है ना कि बनाने के बाद रामचरितमानस या हैरी पॉटर अपने आप चल गई. कोई उसको पढ़ने वाला, देखने वाला, प्रसारित करने वाला तभी होगा. इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूमन उसके एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है. तो ये डिबेट आपको देखने को मिलती है. बट एनी हाउ, सुपर ऑर्गेनिक नेचर के ऊपर ये
इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट हो जाता है। दूसरा, आप कई बार पढ़ते हो कि कल्चर इज बोथ ओवर्ट एंड कोवर्ट। ओवर्ट एंड कोवर्ट इज बेसिकली अबाउट कि अगर कोई एक्सटर्नल ऑब्जर्वर आपके कल्चर को देख रहा है तो कुछ चीज़ें उसमें नोटिसेबल होंगी, और व्हाट वी ऑफन यूज अ टर्म डिटेक्टेबल और नॉन डिटेक्टेबल। ठीक है, डिटेक्टेबल है कुछ चीज़ें और कुछ चीज़ें डिटेक्टेबल नहीं है। कई बार आप मैनिफेस्ट और लेटेंट जैसे टर्म को भी यूज़ करते हो, ऑलराइट। कई बार आप टेंजिबल इंटेंजिबल जैसे भी टर्म को यूज़ करते हो, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट। ओवर्ट कोवर्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो इट इज़ अबाउट डिटेक्शन। कल्चर के कुछ एस्पेक्ट होते हैं ऐसे जो कि इजीली डिटेक्टेबल होते हैं किसी थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर द्वारा, हु इज नॉट पार्ट ऑफ द कल्चर। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फॉरेनर कम्स टू इंडिया एंड ही स्टार्ट रोमिंग हियर एंड देयर, अपना व्लॉगिंग का कैमरा लेकर के, इक्विपमेंट को लेकर के इधर उधर घूमने लगे, तो ही विल कम अक्रॉस मैनी स्टेट्स, मैनी ट्रेडिशन, मैनी प्रैक्टिसेस, मैनी बिलीव्स, मैनी रिचुअल्स, मैनी कस्टम्स। He might come and see the राम लीला, he might come and see the रावण दहन, तो वो उसको रिकॉर्ड करेगा, उसको देखेगा। डिटेक्टेबल एस्पेक्ट उसका क्या है कि जो रावण को एक एरो शूट किया जा रहा है और जलाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन उसके पीछे के फोकलोर्स क्या है, लोगों के बिलीफ क्या है, मिथ क्या है, हिस्ट्री क्या है, स्टोरी क्या है, कोई भी चीज आप कह लो, वो उसकी परिभाषा और उसके पीछे का मैसेज क्या है कि इट सिग्निफाइज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। तो जो इंटरनल एस्पेक्ट होते हैं कई बार, बिलीफ्स जो होते हैं कई बार, वो आसानी से नहीं डिटेक्टेबल होते हैं, जबकि जो ऊपर की चीजें कई बार होती है, मटेरियल एस्पेक्ट कई बार जो होता है वो आपको डिटेक्टेबल। तो इसलिए कल्चर का ओवर्ट एस्पेक्ट भी है और कल्चर का कोवर्ट एस्पेक्ट भी है। ओवर्ट यानी कि डिटेक्टेबल एस्पेक्ट, कोवर्ट यानी जो छुपा हुआ थोड़ा सा है, जो इजीली डिटेक्टेबल नहीं है, ठीक है ना। चलिए, चौथा जो आपको यहां पर पॉइंट है कि कल्चर इज एडेप्टिव एज वेल एज मैल एडेप्टिव। कल्चर आपका एडेप्टिव भी है और मैल एडेप्टिव भी है। देखिए, कल्चर को फंक्शनल स्कूल कहता है कि ये ग्रेटिफाइंग इन नेचर है, ये नीड्स को सेटिस्फाई करता है ह्यूमन के। तो इन दैट सेंस ये एक एडेप्टेशनल रोल को प्ले करता है कि आपके सर्वाइवल प्रॉपरली हो सके, उसमें आपको मदद कर रहा है, आपको एडेप्ट करवा रहा है ना, कि आप थ्राइव कर सको और आपकी नीड्स वहाँ पर सेटिस्फाई हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गर्मी लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है ड्यू टू लॉट ऑफ हीट, सो आपने एक एसी का इन्वेंशन किया। अब एसी क्या आपको एडजस्ट करने में, अडेप्ट करने में मदद कर रही है, एक तरीके से आपकी नीड जो है कंफर्ट की, उसको वहाँ पर सेटिएट कर रही है। बट एसी के यूज़ के साथ आप देखोगे ग्लोबल वार्मिंग भी एसोसिएटेड है, कुछ गैसेस, फेरॉन्स वगैरह का जो आप देखोगे पुराने ज़माने में यूज़ हो रहे थे, अभी तो फिर भी थोड़े से ठीक है, तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग में असर पड़ेगा। और ग्लोबल वार्मिंग आप कहोगे तो नेचर के ऊपर जा रहा है, नेचर से आप ही के ऊपर तो आएगा अल्टीमेटली। नेचर हार्म होगा तो आप भी तो हार्म होगे, आप पार्ट हो, कंपोनेंट हो नेचर का, ऑलराइट। तो एडेप्टिव भी है और मैल एडेप्टिव भी है, एडजस्टमेंट करने में भी हेल्प कर रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग होगी तो हमारे ऊपर असर पड़ेगा, हम बीमार होंगे, क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन, क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स होंगे, लोगों की डेथ होगी, तो क्या है, मैल एडेप्टेशन भी करवा रहा है। ऐसे ही आप रिलीजन के टर्म्स में ढूंढ सकते हो, रिलीजन भी कल्चर का पार्ट है, उसको बनाया गया क्यों, इंटीग्रेटिव नीड है, वो भी इंटीग्रेटिव नीड को पूरा करता है लोगों के, है ना। और भी कई सारे फंक्शन जो हम पढ़ते हैं फंक्शनल अप्रोच ऑफ रिलीजन में, तो एक अडेप्टेशनल फीचर को करता है, कॉपरेशन को बढ़ावा देता है, लोगों को इंटीग्रेट करता है, सोसाइटी को इंटीग्रेट करता है। फियर, एंग्जाइटी, अनसर्टेनिटी और कई ऐसी चीज़ें जिसका आपके पास एक्सप्लेनेबल आर्गुमेंट या रीजनिंग नहीं होती है, उनके प्रति आपको कंफर्टेबल महसूस करने में मदद करता है। तो एक एडजस्टमेंट वाला फीचर इसके पास, एडेप्टेशनल फीचर है। बट उसी रिलीजन के नाम पर जब कई बार प्रोटेस्ट, दंगे, फसाद, ये सारी चीज़ें होती हैं, वायलेंस होती है, तो क्या है, मैल एडेप्टिव फीचर है, ऑलराइट। तो इस तरीके से कल्चर के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। एग्जैक्टली 9 मिनट में हमने इस चीज़ को यहाँ पर कवर किया। आगे मैं शायद 2-3 और भी सोचा था, लेकिन अगर हम उसमें जाएंगे तो सिर्फ नाम ले पाएंगे और बताने के लिए वहाँ पर ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो इसको यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। कोई भी अगर आपको एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट के बारे में कन्फ्यूजन हो जो आपने पढ़ा हो कभी, आप मुझे मेरी आईडीज़ के ऊपर पूछ सकते हो। इनमें से भी अगर कुछ आपको थोड़ा ठीक से नहीं समझ में आया जल्दी में, तो उसको भी आप मुझसे आराम से पूछ सकते हो मेरी आईडीज़ के ऊपर।